अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। बहुत से बच्चे एटलीस्ट द वंस फ्रॉम 6 to 8 ग्रेड, वो आज उनका स्कूल स्टार्ट हो गया ऑल ओवर पाकिस्तान, सिंध में वैसे नहीं, और लिहाजा आई एम थिंकिंग कि आज ज़रा हमारी व्यूअरशिप और भी ज़्यादा होगी उन बच्चों की। क्या ख्याल है? मतलब है कि स्कूल स्टार्ट होने के बाद नहीं, वैसे क्योंकि वो एक दिन छोड़ के एक दिन वाला सिलसिला चल रहा है ना, तो माँ बाप ज़रा आपको पता है ज़रा अब रूटीन में आना शुरू हुए हैं और पूरा का पूरा घर का सिस्टम जिस तरह चला करता था अब वो वापस आना शुरू हुआ है, तो हम उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि 8 साल बाद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सामने आया और जिन्होंने आग लगाई उनको तो सज़ा हो गई, सज़ा होनी चाहिए थी। 250 से ज़ायद लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ये आप हमें बोलते हुए भी हमारी रूह कांप जाती है और जब सुनते हैं तो भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। लेकिन क्या है कि इन लोगों को जिन्होंने ट्रेन किया, जिन्होंने हायर किया हुआ था, जिन्होंने रखा हुआ था, जिन्होंने अहकामात जारी किए थे, उनका क्या होगा? हुमा, जिन्होंने ऑर्डर्स, डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए होंगे, किसी ने तो कहा होगा ना कि भाई जला दो, इतनी सी बात है, वो कहाँ है? तो लिहाजा वो हैंडलर्स जो थे जिन्होंने काम किया, फाइन, उनको तो सज़ा होगी, लेकिन हु गेव द ऑर्डर्स? तो ये एक जो खलिश है ना, और जो मरकजी मुल्ज़िम है, क्वेश्चन मार्क एक दिमाग में रह जाता है कि अभी भी चीज़ जो है ये प्रॉपर, और जो मरकजी मुल्ज़िम है वो ताहाल नहीं पकड़ा जा सका। और आपको भी पता है और हमको भी पता है और सबको पता है कि अगर किसी चीज़ की कोई बात ठान ले कि इस इंसान को पाताल से भी ढूंढ के लाना है तो ले आते हैं। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो ना बंदा मिले? बाय द वे, दैट्स व्हाट आई से अबाउट द मोटरवे रेप केस परपेट्रेटर एज वेल, कि वो किधर गायब हो गया। बट एनीवे, मोर ऑन दैट लेटर। चंद दिन हुए ना इस बंदे को, तो सालों हो गए। ट्रू, लेकिन जो बंदा चंद दिनों में ना, शुरू में ना पकड़ा जाए ना, तो फिर वो पकड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ तो केस डिफरेंट लग रहा है। यहाँ लगता है कि जानबूझ के ही, आई गेस, नहीं बताया जा रहा है। आप सोचें कि उन 250 खानदानों को जिनके किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर और मौत भी वो कि जिंदा जल गए बंदा, जिंदा जल जाए बंदा। एक माँ का इंटरव्यू में देख रहा था, वो कहती है कि एक प्लेट रखी हुई थी शीशे की, उस जब बेटे उसकी लाश तहखाने का दरवाज़ा खोला, उसके बेटे की लाश सामने थी, तो उसने अपनी प्लेट जो थी ना वो सामने चेहरे पे रखी हुई थी कि शायद वो प्लेट उसको बचा लेगी। आप सोचें इस तरह की दर्दनाक कहानियाँ, और फिर जब उन लोगों को शायद ये एहसास हो कि इंसाफ नहीं मिला तो उन लोगों के जज्बात क्या होंगे। यानी हमारे पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं, हमारे पास बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। इस पर सोचिएगा कि किस तरह से सारा निज़ाम चलता है। ये सदर बाज़ार हो या कराची के और इलाके हों जिसमें पौश तरीन इलाके भी शामिल हैं, ये जगह जगह जो पानी के जौहर हैं ना, ये अभी तक बने हुए हैं, ये कायम है। एक तो बारिशों का पानी बाज़ जगहों से नहीं निकाला जा सका। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन बाज़ गढ़े, बाज़ कंस्ट्रक्शन साइट्स, बाज़ खाली प्लॉट ऐसे हैं। I'd like to believe कि वो बारिश वाला पानी तो अब खत्म हो ही गया, लेकिन उसके नीचे फिर जो गटर उबले और वो सिलसिला जो शुरू हुआ, थैंक यू, तो वो अब तक बिल्कुल बरकरार है। और अगर उसको बीच में मुरम्मत उसकी ना की गई, उसको रोका ना गया, जो कि महीना हो चुका है उन बारिशों को, अभी तक इस किस्म का सिलसिला हर जगह एटलीस्ट नहीं हुआ, ज़्यादातर जगहों पे आई गेस नहीं हुआ, तो फिर वो इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि गटर के पानी ने कहा इवेपोरेट तो नहीं हो जाना ना, वो तो गंद उधर ही पड़ा हुआ। आपको पता है कि जो उसकी गली खुली है इन बारिशों के बाद, जगह हर दूसरे दिन का मामूल है कि कभी हमारी गली में, किसी और की गली में। अच्छा, मैं कल परसों आपको बता रही थी ना कि मेरी अपने घर के आगे पूरा एक गटर खुला हुआ है, तो वो पूरी स्ट्रीट जो है हमारी वो गटर के पानी से भरी हुई है। फिर बहुत कंप्लेंट्स करने के बाद पूरी स्ट्रीट ने ही की, फिर वो ठीक हुआ। और फिर जब एक ठीक होता है ना तो पीछे वाला बहना शुरू हो जाता है। फिर वो 3 दिन बड़ा अच्छा रहा और बड़ी एकदम सड़क नजर आ गई, बड़ी खुशी हुई। और आज सुबह एग्जैक्टली वही हाल था। आई विश आई मेड अनदर वीडियो ऑफ इट, बट एनीवे, सब कुछ छोड़ दें। सबसे पहले तो भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ उनको इनकरेज करना है। ऑल दोज़ हु आर जॉइनिंग स्कूल फ्रॉम टुडे। और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज 8वीं तक स्कूल खोल दिए गए हैं, यानी कि 6th से ऑनवर्ड, 6ठी की जमात से ऑनवर्ड जब स्कूल खुल गए हैं। और कॉलेजेस पहले और यूनिवर्सिटीज़ पहले खुल गई थी। सिंध हुकूमत अलबत्ता मोहतात है, 6ठी से 8वीं की क्लासेस खोलने का फैसला नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के इजलास में किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से क्लासेस 6, 7, 8 जो हैं वो भी स्कूल में आएंगी। सिंध ने फ़ैसला किया कि वो अभी ये नहीं करेंगे। क्यों ये किया? जो इन्फेक्शन के रेट है वो तो तकरीबन वही है, लेकिन बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश थी कि मुश्तरका फ़ैसला सारे मुल्क के लिए होता, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी हम एक हफ़्ता और रिव्यू करेंगे।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सूबे में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज़ 28 सितंबर से ही होगा। SOPs पर अमल तक बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। और इससे पहले NCOC ने 9वीं 10वीं और बड़ी जमातों को 15 सितंबर, 6ठी से 8वीं जमात तक के स्कूलों को 22 सितंबर से खोलने का फैसला किया था, लेकिन हुकूमत सिंध ने कोरोना केसेस आने पर यह फैसला मौखर कर दिया था। एंड दे सेड दैट वी आर गोइंग टू डिले इट बाय 1 वीक। तो लिहाजा मंडे से सिंध में खुलेंगे। अब सिंध की सूरत हाल का पहला हम तस्करा कर लेते हैं। बाकी मुल्क में किस तरह से स्कूल खुले हैं, क्या SOPs अपनाए जा रहे हैं, बच्चे खुश हैं नहीं खुश हैं, वालिदैन तो I'm sure खुश हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। गनी साहब, मुल्क भर में कोरोना के बायस तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का सिलसिला जारी है, लेकिन सिंध इस बार भी अलग फैसले कर रहा है, तो क्या वजूहात हैं आप लोगों ने जो ऑलमोस्ट 1 वीक डिले किया है इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जो फैसला किया है वो कोई बहुत ज़्यादा इतना मुख्तलिफ नहीं है। जो फैसला पहले हुआ था उसमें ये था कि 3 मराइल में स्कूल्स खोले जाएंगे, तालीमी इदारे खोले जाएंगे। 15 तारीख तक 9वीं 10वीं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुलनी थी। उसके बाद 21 सितंबर से हमने 8वीं 7वीं 6ठी खोलनी थी और उसके बाद 28 को बाकी क्लासेस खोलनी थी। जब हमने 15 तारीख को तमाम तालीमी इदारे खोले तो मैं मुस्तकिल विज़िट्स कर रहा हूँ और मेरे अलावा भी हमारे जितने फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी विज़िट कर रहे हैं। हमारे पूरा विंग है मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन का, उन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव अपनी रिपोर्ट्स बनाई, विज़िट्स किए। चीज़ें हमारे ये सामने आई कि अगर आप 2 क्लासों को भी स्कूल में इजाज़त दे रहे हैं, यानी 9वीं और 10वीं को, तब भी वो SOPs पर 100% अमल दरामद नहीं हो पा रहा था कई जगहों पे। तो हमने ये सोचा कि अगर आप उन्हें फौरी तौर पर दोबारा 8वीं 7वीं और 6ठी जमात के बच्चे भी भेजना शुरू कर देंगे स्कूल्स में, तो वो स्कूल जो 2 क्लासों को भी नहीं प्रॉपर संभाल पा रहे हैं तो वो 5 को कैसे संभालेंगे। और उसके बाद अगले 1 हफ्ते के बाद आप इनको मजीद कहीं पर 5 क्लासें, कहीं पर 12 क्लासेज हैं जो है उनको शुरू कर देंगे, तो 100% स्ट्रेंथ के साथ बच्चे वहाँ चले जाएंगे। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम 1 हफ्ता मजीद लें ताकि जो SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन में खामियाँ हैं उसको हम दूर करें और थोड़ा सा सेंसिटाइज करें स्कूल्स को भी, वालिदैन को भी, बच्चों को भी, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इस पर अमल कर सके। सिर्फ ये वजह थी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। एक फ़ैसला जो हमने मुनासिब समझा, मशावरत के साथ कुछ चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने बात की और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से मशावरत की और एक बड़ा सोच समझ कर एक फ़ैसला किया था और उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह ताला 28 तारीख तक अगर हालात इसी तरह चलते रहते हैं तो हम सारी क्लासेस मज़ीद खोल देंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा सईद गनी साहब, आपने एक बात की और जिससे मुझे थोड़ी सी तफ्तीश हुई है कि अगर तो पहले मरहले में खुलने वाले तालीमी इदारों से ही मसाइल सामने आ गए थे तो फिर ना सिर्फ अगले मरहले को मुलतवी करना चाहिए था बल्कि पहले से खुले जो स्कूल्स, बड़ी जमातों के स्कूल्स जो हैं वो खुल गए थे, कॉलेजेस खुल गए थे, उनको भी बंद कर देते। मतलब ये फैसला थोड़ा सा ऑफ है कि अगले वाले को डिले कर दो और पहले, हालांकि आपको पता है और आप खुद भी कह रहे हैं कि SOPs पूरी तरह नाफिज नहीं किए गए, तो उनको भी फिर आप डिले कर दें। नहीं, देखिए, एक तो हमें ये बात समझनी चाहिए और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा था, बल्कि सभी कह रहे थे, शायद शफकत महमूद साहब ने भी कहा कि ये स्कूल्स को, तालीमी इदारों को खोलने का जो फैसला है ये बड़ा मुश्किल फैसला है और इस पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी लाहत थी और एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में ये स्कूल खोल रहे थे जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। उन हालात में जब अब स्कूल खोलने जाएँ तो मसाइल पैदा होने का बिल्कुल इम्कान था और कम से कम मुझे तो यकीन था कि 100% इम्प्लीमेंटेशन जो SOPs की है वो फौरी तौर पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें इनके मसाइल भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो वही एग्जैक्टली हुआ, जब मसाइल सामने आना शुरू हुए तो हम उनको एड्रेस करना हमने शुरू किया। जो हमारी मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन की रिपोर्ट्स आई थी, जब उन्होंने दोबारा उन्हीं जगहों को विजिट किया तो वहाँ बहुत सारा बेहतरी आई है। तो मैं नहीं समझता कि उस वक्त ये फैसला ज़्यादा मुनासिब होता है कि हम बंद कर देते। हमने कोशिश की कि जो स्कूल और तालीमी इदारे खुले हैं उनमें बेहतरी की तरफ हम जाएं और हमने बेहतरी लाने की कोशिश की है। कुछ बेहतरी उसमें आई भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब मज़ीद क्लासेस ओपन होंगी, तमाम बच्चे जाएंगे, 100% स्ट्रेंथ के साथ बच्चे स्कूल जाएंगे तो शायद तमाम स्कूलों पर दबाव बहुत ज़्यादा आएगा और मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन को इसमें बहुत अहम किरदार अदा करना है। वो अपने बच्चों को समझाएँ, थोड़ा सा उनको इतना एहसास दिलाएँ कि SOPs उनके अपने लिए ज़रूरी हैं और जो वालिदैन स्कूल जा सकते हैं वो स्कूल में जाकर देखें भी प्रैक्टिकली कि जहाँ उनका बच्चा क्लास में बैठता है क्या वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं है,
बच्चे को इस वायरस से बचाने के लिए। ठीक है, आपने कहा जी SOP के ज़रा मुकम्मल नफाज करिए, आपने ये टाइम लिया है, ज़रा टाइम गेन किया है, लेकिन पंजाब और दीगर सूबों में स्कूल्स आज से खुल गए हैं दूसरे मरहले में। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद गनी है साहब, लाहौर आपको से। गनी कहेंगे साहब, कि हमारे साथ थोड़ी देर हमारे साथ और रहिए, आपसे कुछ और बात भी करेंगे, लेकिन अभी चलेंगे हम उम्मे फरवा के पास। उम्मे फरवा, बताइएगा क्या जज्बात और कैफियत है वालिदैन की, बच्चों की? आर दे हैप्पी टू बी बैक टू स्कूल? और SOPs वगैरह के सिलसिले में क्या इंतजामात आपको नज़र आ रहे हैं? जी, दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर कोरोना SOPs के ऊपर काफ़ी हद तक अमल दरामद करवाया जा रहा है और उसकी बेहतरीन मिसाल आप खुद भी देख सकते हो कि जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं और वहीं पर टीचर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है और बच्चों को स्पेशली सबसे पहले तो वो समाजी फासला जो सोशल डिस्टेंस कायम रखना है उसी पे वो सबसे पहले अमल दरामद करवा रहे हैं। हैंड जो है वो सैनिटाइज़र करवाया जा रहा है और थर्मोगन से उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जो टीचर्स हैं अपनी मौजूदगी में ही उनकी क्लासरूम में भेज रहे हैं। और इससे ज़्यादा कि कोरोना SOPs पे इससे ज़्यादा अच्छे से अमल हो सके, ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन जो क्लासरूम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी कि आधी क्लास जो है वो 3 डेज़ आएगी, लेकिन ये 3 डेज़ मुकम्मल नहीं होंगे। जैसे आज आधे बच्चे आए हैं तो कल दूसरे आधे बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को 3 दिन स्कूल आना है और 3 दिन वो घर में रहेंगे। इस तरीके से बुलाया जा रहा है और एक एक क्लास को एक एक बच्चा, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे जो हैं ये 25 बच्चों को बिठाया गया है और उसमें भी उन्होंने चेयर्स के दरमियान में कम से कम जो है 3 फुट का फासला रखा है और बच्चों को क्लासरूम में भी ये अवेयरनेस दी जा रही है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोगों ने इस पर अमल दरामद करना है। और अभी अगर हम बात करें कोरोना, सबसे पहले ये है कि कोरोना वायरस के जो टेस्ट हैं वो भी रैंडमली किए जा रहे हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में, जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं और मुलाजमीन भी है। और अब तक जो है 50 से ज़्यादा 54 के करीब बच्चे हैं जिनमें कोरोना वायरस जो है वो अब तक आ चुका है, यानी उनमें ये केस पाया गया है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर ये केसेस आ रहे हैं उन स्कूल को फौरी तौर पे बंद किया जा रहा है, क्लासरूम को सील किया जा रहा है। लेकिन बच्चों का और वालिदैन का देखने में ये आ रहा है कि बच्चे भी खुश हैं कि हम बहुत महीनों के बाद अपने स्कूल जा रहे हैं, हमारी तालीम का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो रहा है। कोई टेंशन ना तो बच्चों में दिखाई दे रही है, ना वालिदैन में, ना असातिज़ा में, बल्कि पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और टीचर्स भी खुश हैं कि वो दोबारा से अपने स्टूडेंट्स के दरमियान में आ गए और जो तालीम का सभी खुश हैं। इट सीम्स लाइक एवरीबॉडी इज अ लिटिल रिलीव्ड एज वेल कि कुछ तो नॉर्मलसी थोड़ी सी वापस आई है और पेरेंट्स को आई एम श्योर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जी बड़े ही खुश होंगे कि जल्दी से बच्चे जाएं। एक खदशा तो दिल में होएगा ही कि कैसे इतने महीने बाद हम जाने दे रहे हैं। एक बात उम्मे फरवा ने हमें दिखाई, जब स्कूल में जब बच्चे घुस जाते हैं तो फिर उनका वो थर्मोगन से चेकिंग हो रही है, सैनिटाइज हो रहा है, लेकिन बाहर जब रिक्शे से निकल रही हैं बच्चियाँ तो एक रिक्शे से कोई 4-5 बच्चियाँ निकली हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग एक रिक्शे में तो मैंने and I'm not going to, you know, I'm not criticizing or anything because there is really no other way. अब बच्चियों सारों ने मिलके ही जाना है। इसका कोई हल नहीं है। Exactly. और हम क्या इस पे I'm just pointing it out, लेकिन I'm not criticizing। कोई कुछ बच्चे जी अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ जाएंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, ये तो सारे और फिर उन सारों ने जाके मिल भी लेना है साथ। सो आई डोंट नो हाउ सेफ एनीथिंग इज। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग आप कोशिश कर लें, फिर भी दोस्तों ने इकट्ठे ही बैठना हो। अच्छा लेकिन हम एनकरेज करेंगे कि दोस्त और बच्चे जरा इकट्ठे भी बैठें तो थोड़ा फासले से बैठें, और आई एम श्योर टीचर्स इसीलिए वहाँ देख रहे हैं ना, वो फासला करवा भी रहे हैं। गनी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। गनी साहब, सिंध के हवाले से आपसे अब फाइनली पूछना चाहते हैं कि अब सिंध हुकूमत ने स्कूलों के अगले मरहले के लिए अगले हफ्ते की तारीख दी है। 28 से कहा गया है कि स्कूल्स जो हैं वो दोबारा खुलेंगे, मिडिल स्कूल। तो मौजूदा हालात देखते हुए क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? क्या 28 तारीख को स्कूल वाकई खुल जाएंगे या आपको लगता है कि उससे भी शायद आगे करना और हम सिर्फ इसलिए पूछें ताकि कंफ्यूजन दूर हो वालिदैन में? देखिए, आज हमारी जो कोरोना पर टास्क फोर्स बनी हुई है सुबह सिंध में, उसका इजलास भी है, अभी कुछ देर बाद होगा। उसमें यकीनन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो माहिरीन हैं, उनकी बातें भी हम सुनेंगे, उनकी राय भी सामने आएगी। हमारा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बिल्कुल ये प्लान है कि सूरत हाल अगर इसी तरह चलती है जिस तरह आज चल रही है तो स्कूल हम खोल लेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर चीज़ें थोड़ी ख़राबी की तरफ जाती हैं और ये महसूस होता है कि ये बच्चों की सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, तो फिर फ़ैसला तब्दील भी हो सकता है। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि हमें एहसास है कि बच्चों की तालीम को नुकसान पहुँच रहा है, हमें एहसास है कि प्राइवेट स्कूल्स को बहुत नुकसान पहुँचा है, लेकिन इन दो वजूहात की बिना पर हम अपने बच्चों की सेहत को दाव पे नहीं लगा सकते हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी, वाहिद प्रायोरिटी ये है
कि हमारे बच्चे इस वायरस से महफूज रहें, सेहतमंद रहें। बाकी तालीम का नुकसान है, स्कूलों का नुकसान है, उससे हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बच्चों की सेहत को भी नुकसान पहुँचता है तो उसकी रिकवरी शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और डेफिनेटली जो भी फैसले किए गए हैं पूरे मुल्क में, सिंध हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, वो फैसले बच्चों की बेहतरी के लिए। हु वुड वांट टू पुश देम इन अ सिचुएशन। इस मामले में किसी की भी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। जो भी अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक बेहतरीन समझ रहा है वो फैसला कर रहा है, और हम तमाम लोगों को ही बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे, चाहे वो सिंध हुकूमत हो जिन्होंने अभी डिले किया है थोड़ा सा फैसला, या फिर बाकी सूबे हों जिन्होंने आज से दूसरे मतलब जो आपके सिचुएशन होगी वो आप असेस करके ही फैसले करेंगे। तो आई गेस दिस इज द राइट फैसला। खोलने तो हैं स्कूल, बच्चों ने वापस स्कूल भी जाना है, एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी नीड्स टू कम बैक। अच्छा भाई, पंजाब में उम्मे फरवा हमें बता रही थी कि एवरीबॉडी इज सो हैप्पी, बी इट स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स। तो हम पेशावर चलेंगे और नादिया सुबूही ने हमें ज्वाइन किया है। बेसिकली आप ये तस्दीक कराना चाह रहे हैं कि ये वाकई खुश हैं कि नहीं है, ये बार-बार पूछना चाह रहे हैं। अपने ऊपर रख के सोचो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक साल भी स्कूल बंद रहता ना, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर रख के सिर्फ, तो शायद मुझे तब भी उतनी खुशी ना होती स्कूल दोबारा खुलने पे। कितनी बुरी बात है। नादिया जी बताएं, नादिया खुशी है बच्चों में, पेरेंट्स में खास तौर पे? ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे हैं, मेरे अपने दिल की बात है कि छुट्टियां हमेशा ही हमें अच्छी लगी हैं। तो ये जो बच्चे अभी तक घरों में थे, तो इन बच्चों से जो मेरी बात हुई है तो ऑफ द रिकॉर्ड ये यही कह रहे हैं कि स्कूल बंद रहने चाहिए थे। मज़ों में थे, पेरेंट्स को खूब इन्होंने तंग किया हुआ था, खाना पीना हल्ला गुल्ला इन्होंने काफ़ी मचाया था। तो अब जब स्कूल आ रहे हैं तो इनको खासी हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। रूटीन ही ख़राब हुई है, ऑब्वियसली ये लेट उठते थे, रातों को जागते थे, तो अब इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यानी रूटीन तो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। जी स्कूल्स का बताएं। अच्छा, स्कूल के अब मैं इस वक्त एक क्लासरूम में मौजूद हूँ। मैंने चाहा कि यहाँ का नक्शा ज़रा खींचें, हम बैठ के बताएं कि देखिए यहाँ पर बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं। तो आप ये एक क्लासरूम में मैं मौजूद हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, उनकी क्लास हो रही है, टीचर उनको बाकायदा लेक्चर दे रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने SOPs को फॉलो किया हुआ है। जब ये एंटर हुए हैं तो मास्क लगा के आए हैं स्कूल में, फिर सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात है कि असेंबली जो है वो पाबंदी है, असेंबली नहीं की गई है। कैंटीन जिसमें बच्चे बड़े शौकीन होते हैं कि जाके अपने रिसेस टाइम में जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो बच्चों के यकीनन मिला जुला रुझान है। बच्चों का मूड ख़राब है कि कम अज़ कम वो कैंटीन से जाके कुछ खाते पीते थे, तो वो ज़रा इस पर इनका मूड ख़राब है। और दूसरा सबसे अहम बात है कि आज जब उन्हें स्कूल आने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है तो उस पर खासी हद तक खफा है। लेकिन दूसरी जानब जो अच्छे बच्चे हैं, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो ये सारे बच्चे काफ़ी अरसे तक पेरेंट्स को तंग करते रहे, ख़ासतौर पर माओ की बड़ी शामत थी घरों में, आपको पता होगा कि उठते नहीं थे और इनके पीछे माओ की। तो अब ये बच्चे जो हैं ये थोड़ी सी रूटीन इनकी डिस्टर्ब हुई है। और दूसरे ये कि अब ये चाह रहे हैं कि इनकी जो पढ़ाई का हर जो है वो कम अज़ कम अब ये बैलेंस में लाना चाह रहे हैं कि हम पढ़ें ताकि थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अच्छा नादिया, आपका ये कहना, थैंक यू सो मच नादिया बाय द वे, लेकिन आपका ये कहना कि उनकी ज़रा स्कूल जाने से थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि हमारा नॉर्मल तो बन ही गया था ना कि जी अब तो स्कूल जाना नहीं है, तो वो रूटीन जो पहले डिस्टर्ब हुआ करती थी कि लेट सो रहे हैं वो नॉर्मल हो गया था। छुट्टियां अब सुबह उठना एक रूटीन, ये तो बात रिवायती सी है कि बच्चे बड़े खुश हैं, लेकिन छुट्टियां जितनी भी होना बच्चों को कम ही लगती हैं। No, you know, I was in Lahore recently and I was asking my niece as well कि are you ready to go back to school? They were happy? No, she wasn't. और वो they have kind of become used to एक online learning का एक system। पढ़ाई का इसी तरह चल रहा है तो चलते रहे। बच्चे बड़े जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। शुरू में याद है कुछ महीने पहले हमें बड़ा मुश्किल लगता था ये पढ़ाइयाँ किस तरह होंगी। एक टीचर हमारे पास आई हुई थी एज अ गेस्ट और वो कह रही थी कि पहले मुझे खुद सीखना पड़ा कि मैं बच्चों को ऑनलाइन किस तरह पढ़ाऊंगी, बट वो मरहला गुजर गया। दे एक्चुअली गॉट द हैंग ऑफ इट and now they have to go back। और मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है क्या है, कैंटीन बंद होने का, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन स्कूल की कैंटीन में आपको खाने के और स्नैकिंग के मिलते हैं ना, वो आप सारी जिंदगी दोबारा रिपीट नहीं करते। कौन भला नान के साथ समोसा खाता है स्कूलों में? बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है हम ब्रेक लें और ये ऑर्डर प्लेस किया जाए कहीं से और फिर हम जाएंगे समोसा ऑन अ नान। अच्छा अब्दुल्ला, ठीक है ना, आई गेट द पिक्चर, आ गया। अच्छा, बलूचिस्तान का भी सूरत हाल आपको हमने बतानी है। कोरोना SOPs बैक टू स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो लिहाजा अब कोई बहाने नहीं रहे, अब तो स्कूल जाना ही है। आई एम होपिंग दैट मोस्ट ऑफ द किड्स आउट देयर आर हैप्पी अबाउट इट। ये भी तो चेंज एक वापस चाहिए था और फ्रेंड्स से और मिलने का कोई तरीका भी नहीं रह गया होगा। तो जी कोयटा से भी अभी हमें सूरत हाल कौन बता रहा है? सलमान अशरफ इज विद अस। सलमान, बताएं, व्हाट आर यू सीइंग अराउंड यू?
जो कोयटा की सिचुएशन है वो भी मुल्क के दीगर सूबों की तरह उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे जैसे ही स्कूल खुले हैं, आज सुबह से SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर वज़ा की गई थी उसके मुताबिक हैंड सैनिटाइज़र प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हाथ धोने का इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ स्कूलों में आज हाज़री जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट जो है वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन आइंदा चंद दिनों में उनकी तादाद में इजाफा होगा। लेकिन जो एक पॉइंट जो सबसे अहम था, जो कि महकमा तालीम के हुकाम की जानिब से भी तमाम इंतज़ामिया को कहा गया था, स्कूल इंतज़ामिया को, कि वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और जिस हद तक हो सकता है वो तलबा में ये अवेयरनेस दें कि वो किस तरीके से इस वायरस से बच सकते हैं। इस हवाले से खसूसी तौर पर ये भी गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने एलामिया जारी किया था उसमें मेंशन किया गया है कि जितने भी स्कूल और मुख्तलिफ तदरीसी इदारे बंद किए गए थे उनको दोबारा खोल दिया गया है। जो तलबा या उसमें असातिज़ा इससे मुतासिर होंगे उन्हें करंटाइन कर दिया जाएगा, लेकिन किसी किस्म का भी कोई भी तालीमी इदारा बंद नहीं किया जाएगा ताकि तलबा का जो हर्ज हो चुका है इतने तकरीबन 6 माह तक, वो मज़ीद उसका हर्ज ना हो। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अशरफ कराची के। जिस इलाके को आप उठा के देख लें यही सूरत हाल है, सीवेज का पानी बह रहा है, मक्खियाँ मच्छरों की भरमार है। अब तो मैंने अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द छोटे छोटे मेंढक और डड्डू देखना शुरू। अच्छा, वैले पार्किंग, जल्दी से हमने आपको वो वैले पार्किंग दिखानी है बिकॉज आई हैव सो मच टू से ऑन दैट। रियाज एंडी का ये कहना था जो जगह सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही हो उसको सबसे ज़्यादा सहूलियात है, जो सहूलियात तो दे दी। देखें ना, वैले पार्किंग हो रही है, लेकिन हालात देखें, ये पार्कर्स देखें जो नंगे पैर उस गटर के पानी में, जिसमें आपको मच्छर नज़र आ रहे हैं, वो बेचारे उनकी बाइक लेते हैं। अव्वल तो ये पहली बार ही देखा होगा कि बाइक की वैले पार्किंग हो रही है बिकॉज यहाँ कोई घुस नहीं सकता होगा, तो यही लगता होगा भी 20 रुपए में मेरी पार्क कर दो गाड़ी। बट दिस इज सैड, क्योंकि उस गंदे पानी में उतर के आपको मोटरसाइकिल लगाना पड़ेगी, उसी पानी में से निकालना पड़ेगी। डेंजरस, अनहेल्दी, बीमारियों का गढ़, बीमारियों की जड़। आप ये देखें कि ये इंसान तो जो अपने रोजगार के मारे ये कर रहा है, जो इर्द गिर्द दुकानदार हैं, ना सिर्फ वो इन्फेक्ट होंगे बल्कि उनके घर वाले भी इससे बीमार पड़ सकते हैं। ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर सकता है मामला, और कराची के ऑलमोस्ट हर इलाके में ये सूरत हाल है। अच्छा सानेहा, बल्दिया के फैसले की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के इब्तिदा में भी, उसकी तफसील से आपको अपडेट देंगे। कराची की बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आग लगाने वालों को तो सज़ा हो गई, लेकिन आग लगवाने वालों आज भी कानून की गिरफ्त में नहीं है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने रहमान भोला, जुबैर चरिया को 264 मरतबा उम्र कैद और 264 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दिया है। अदालत ने 4 मुल्जिमान को सबूत ना होने पर बरी कर दिया, जिनमें MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान फजल अहमद, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को भी सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसी पे हम जरा डिटेल में बात करेंगे कि जस्टिस काफ़ी डिले आया है और मेन परपेट्रेटर्स जिन्होंने हुक्म जारी किया कि आग लगा दी जाए, उनके नाम बीच में नहीं आए। वो कहाँ गए? फ़हीम सिद्दीकी या फिर ये जुबैर चरिया और रहमान भोला टाइप लोग जिन्होंने रखे हुए थे, जिन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था, जिनके साथ ही रहते थे, जिनसे इनकी वाबस्तगियाँ थीं, उनको क्यों आंसरेबल नहीं किया गया इस सारे मामले में? फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी, फैसला आ गया 8 साल बाद, 264 लोग ऑलमोस्ट इसमें ज़िंदा जला दिए गए। ख़ानदान हैं, ये वो लोग हैं जो सारी उम्र प्रॉबेबली इस दुख से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि किसी औरत का बेवा थी और एक ही बेटा था, वो इसमें जलकर मर गया, और लातादाद ऐसी अनकही स्टोरीज हैं जो अब तक मंजर आम पर भी नहीं आई हैं। आपको लगता है कि वो लोग मुतमईन हो गए हैं इस फैसले के बाद? देखिए, पहली बात तो ये कि 8 साल यकीनन लगे हैं, निज़ाम अदल के ऊपर भी सवालात उठते हैं। ATC का काम इतना ये नहीं है कि इतनी लेंदी की प्रोसीडिंग की जाए और उसके बाद जो इतने अरसे में फ़ैसला दिया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है अब्दुल्ला, उसके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए कि 2012 का ये वाक़या है जिसे हम पाकिस्तान का 9/11 भी कहते हैं, 11 सितंबर 2012 को ये वाक़या हुआ। उसके बाद 2015 तक इस मुल्क में किसी को ये पता ही नहीं था कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। उस दौरान जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको इस सारे वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया, उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें ज़मानतें करानी पड़ी, अदालत। अच्छा फ़हीम साहब, कलामी की माजरत, 2015 तक आपको वाकई लगता है पता नहीं था, या अंदर खाते सबको पता था, बस किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं थी टेलीविजन पे कि ये आग लगवाई गई है और लगी नहीं है? मे बी
देखिए, मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू हो चुका था और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर उस वक्त तक किसी ने बात नहीं की थी। ता वक्त है कि 2015 में जिस वक्त जो है वो MQM का एक कारकुन रिजवान कुरैशी गिरफ्तार हुआ और उसने कहा अपनी GIT में कि मैंने सुना है कि आग लगाई गई। उसके बाद जो वो GITs बनी, उसके बाद जो इस मामले को जो प्रॉप किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। उसमें भी 20 करोड़ रुपये भत्ते का मामला जो है वो सामने आया, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि आज भी जिसके फैसला आ चुका है, 8 साल इस वाक़े को हो चुके हैं, वो शख्स जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो हम्माद सिद्दीकी जिसने रहमान भोला के ज़रिए और ज़ुबैर चरिया के ज़रिए भत्ता तलब किया 20 करोड़, उसके सिर्फ दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वो शख्स कहाँ है किसी को नहीं पता। ज़रा कहते हैं कि वो दुबई में थे, दुबई से उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान लाने के बाद आज तक अदालतों में पेश क्यों नहीं गया, ये एक बहुत अहम सवाल है। हम देखते हैं कि वली बाबर कत्ल केस में जो मफरूर मुलजिमान थे उन्हें मफरूरी में सज़ाएँ सुना दी गई, लेकिन हम्माद सिद्दीकी को इस केस में भी सिर्फ वारंट गिरफ्तारी है, दायमी वारंट गिरफ्तारी है कि गिरफ्तार करो। ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर वो उस पे ये जुर्म ऑलमोस्ट साबित हो चुका है तो चाहे वो मफरूर है या नहीं है, उसको सजा तो सुनाई जा सकती है। और इन एब्सेंशिया जिस तरह के आप बता रहे हैं भाई, भत्ता मांगा, भत्ता ना देने पर फैक्ट्री जला दी, 264 लोग जल के मर गए। ये बात प्रूव है। यहाँ से लेकर हम्माद सिद्दीकी तक अदालत ने इसके ऊपर इस्तिगासे से मुतमईन होने के बाद ही सज़ा सुनाई है ना। तो हम्माद सिद्दीकी जो ज़ाहिर है उस वक्त तंजीमी कमेटी, और तंजीमी कमेटी भी वो जो MQM की तंजीमी कमेटी, MQM भी वो जो उस वक्त इस शहर पर राज कर रही थी, उसके वो लोग आज भी जो है वो हम कहते हैं सिर्फ हम्माद सिद्दीकी तक क्यों मामला रुक गया है कि हम्माद सिद्दीकी से ऊपर लोग नहीं थे। बिल्कुल, बात सारी यही है सवाल है कि हम्माद किसको जवाब देते और या फिर किसकी कॉल थी, किसकी कॉल पे कहा गया। फहीम, बात तो सारी यही हो जाती है ना कि किसी ने तो फ्रॉम द टॉप ये कहा कि जला दो, मतलब किसी के तो ये वर्ड्स होंगे या फिर ये छोटे जो नीचे मिनियंस हैं जिनको सजाएं हुई हैं, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया होगा। दूसरी बात जो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन आई गेस होनी चाहिए, या मे बी अब इट्स टू लेट, कि इतने साल वो एक बंदा जो पकड़ा गया था जिसने हु स्पिल्ड द बीन्स कि जी उस फैक्ट्री में आग लगाई गई थी, अगर वो भी ना मिलता तो किसी को कोई जू नहीं रेंगी थी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, ऑलमोस्ट 300 बंदा अंदर, ये जल कैसे सकती है। तो यानी अगर वो भी ना बोलता तो ये बात कभी सामने ही ना आती। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि 2015 में रिजवान कुरैशी जब गिरफ्तार हुआ है, उसने भी ये कहा कि मैंने सुना है, तो उसके ऊपर तफ्तीशकारों ने तफ्तीश की है, GITs बनी है, बात आगे बढ़ी है। तो हम आज यहाँ खड़े हैं कि हम देख रहे हैं कि 264 अफराद को जिंदा जलाए जाने के वाक़े में आज सज़ाएँ हो गई हैं, लेकिन अभी भी अपीलों का मरहला बाकी है। उमा, अच्छा फहीम, ये भी बता दें बाकी है, अपीलों में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जिनके इंसाफ के मतलाशी हैं आज भी, हाँ, जी हम कह रहे हैं कि जो लोग वो, मेरा ख्याल है कि जो लवाहिकीन हैं तो मुतमईन नहीं होंगे। जी बिल्कुल, फाइनली आपसे यही पूछेंगे, क्या वो सेटिस्फाइड होंगे अगर आपकी किसी से बात हुई है या आपको सेंस है कि जब ये पता हो कि ये छोटे मोटे तो सारे पकड़े गए, इतने साल गुजरने के बाद चलो अब सजाए मौत या जो भी सजाएं मिली, लेकिन जो टॉप पे लोग थे ना उनका कभी जिक्र हुआ, ना वो हैं इधर। इंसाफ ये नहीं होता खाली कि अदालतों से सज़ाएं हो जाएं, इंसाफ ये होता है कि जो सज़ा दी गई है उस पर अमल दरामद हो जाए। हमारे निज़ाम इंसाफ ने 8 साल लगा दिए हैं, अभी और उसके बाद अपीलों का मरहला भी बाकी है, और जाहिर है कि ये तो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, वो अभी तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। सो ऐसी हालत हो जाती है जब आप खुद को ना पहचान पाएं। नॉट वेरी नाइस, बट वी स्टिल वांट टू इनकरेज यू कि जब हम कर सकते हैं तो प्लीज़ आप तो कर ही सकते हैं। एंड देन अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के इर्द जो भी जिम्स हों और वहाँ इतने SOPs नहीं हो रहे, लेकिन आपका जाना बहुत ज़रूरी है। यू कैन डू ऑल ऑफ दिस एट होम एज वेल। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और बताना आपको ये कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वोडा ने नून लीग की क़यादत पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए हैं, जो कि ज़ाहिर अच्छी रिवायत नहीं है। फैसल वोडा ने लगाए हैं गद्दारी के इल्ज़ामात, और उस पर ख्वाजा आसिफ ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। सीनियर लीगी रहनुमा ने कहा कि इल्ज़ामात वो लगाए जिसका अपना दामन साफ हो। फैसल वोडा ने लंदन में प्रॉपर्टी बनाई जो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की, टैक्स वो नहीं देते। वैसे ये सुन के तो हमें भी हैरानी हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह द लेवल ऑफ वेल्थ दैट ही फ्लॉन्ट्स, नॉट ओनली ही हैज, ही फ्लॉन्ट्स, ही लाइक्स टू फ्लॉन्ट हिज वेल्थ। फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट ना, जब है तो दिखाएंगे। हाँ, तो फिर दिखाएंगे भी, अपनी गाड़ियां भी दिखाएंगे, अपनी मोटरसाइकिलें भी दिखाएंगे। भाई अल्लाह ने आपको नवाजा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई होप कि उस पे
टैक्स भी देते हो ना। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम से फायदा उन्होंने उठाया। अच्छा, ये आप समझ रहे होंगे कि यही है। और भी उन्होंने कहा कि जाली डिग्री का इल्जाम भी उन पर है, और ये भी नहीं, सिर्फ ये नहीं, दोहरी शहरियत के हवाले से भी फैसल वाडा के खिलाफ केस चल रहा है। वैसे आई वंडर कि इमरान खान साहब ने क्यों ऐसे लोगों को अपने क्लोज सर्कल में। अच्छा चलो, वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दैट। बस ख्वाजा आसिफ ने ये बातें प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहीं, और इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, मतलब इट वाज एन इंटरेस्टिंग बिट, तो उसको ज़रूर आप देखें, थोड़ा सा हमारे साथ भी सुनी लें। डायलॉग कैसे होगा? नवाज शरीफ साहब की स्पीच के बाद तो आप लोगों पर भारतीय एजेंडे पर, भारतीय एमा पर ये बातें करने के इल्जाम लग रही हैं, नवाज शरीफ पर लग रहे हैं। साथ ही वफाकी वजीर फैसल वाडा ने आज भी ट्वीट किया कि उन्होंने काबीना के आगे ये मामला रखा है कि ACCP से डेटा चुराया गया जफर एजाजी के बेटे के जरिए और ये भारत में मुंतकिल किया गया। तो आप लोगों पर गद्दारी और ये सारी की सारी बातें जो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है गद्दारी के इल्जाम और ये सारे के सारे मामला वो लग रही हैं। डिबेट तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये तो अब ये हो रहा है। फैसल वाडा साहब पहली दफा पार्लियामेंट में आए हैं, जरा अपनी देख लें कि कितनी दफा उन्होंने एमनेस्टी ली, लंदन में कितनी जायदादें हैं जो इस वक्त अदालतों में मामला चल रहे हैं वो देख लें, ECP के सामने जो मामला चल रहे हैं वो देख लें, टैक्स उन्होंने कितना पे किया है वो देख लें, डिग्री उनकी जो है न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने ECP को दी नहीं है, ड्यूल नेशनलिटी उनके पास है। देखें, एक्विटी जब आप क्लेम करते हैं, आप फेयर प्ले क्लेम करते हैं, तो कानून कहता है जो मैक्सिमम है एक्विटी का कि यू शुड हैव क्लीन हैंड्स। तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि फैसल वाडा साहब के हैंड्स क्लीन नहीं है। ये बातें वो क्लेम करे जिसके अपना दामन साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आज से 2000 साल कबल कहा था मेरी मैगदलीन के केस में कि इसको पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन साफ है। तो मेरा ख्याल है कि ये one should not even mention his name or mention what he has said, or what he has uttered in the cabinet. चले, ये सब कुछ तो आपने So this is all what ख्वाजा आसिफ had to say, but you know सवालात तो उठते हैं और I'm sure कि इन सारे मामलात का खान साहब को भी इल्म होगा और खान साहब वज़ीर आज़म साहब people really look up to you और आपके साथ बात बड़े अच्छे लोग भी हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट क्या कर रहे हैं? I'm not suggesting anything. नहीं, I'm not suggesting anything, but I'm sure कि इमरान खान साहब अपने फैसले बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो नौजवान है ना खान साहब, बड़ा एतमाद अभी भी आप पे किए बैठे हैं और इस किस्म के लोग जो है ना उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। And is this really the role model? उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आप मुतज़लज़ल ना होने दें। And really you need to question if this is the role model that you want youngsters to follow. We are not sure. Anyway, आगे चलते हैं और वो जो क्रिकेट की हमने बात की थी ना, लड़कियां जो क्रिकेट सीख रही हैं और कौन सिखा रहा है भाई, उनके अपने वालिद जो हैं उन्होंने क्या सेटिंग की है कि उनके घर की जो बच्चियां हैं वो प्रोफेशनली इस फील्ड में आए। तो बेटियों को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने के लिए लाहौर के कोच ने घर की छत पर इब्तदाई ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। ये हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। इस सेटिंग में तो मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है जाके, है ना, ज़बरदस्त जगह है जी। तीनों बेटियां खुश हैं कि उन्हें एक महफूज माहौल में इब्तदाई ट्रेनिंग अपने वालिद से ही हासिल करने का मौका मिल रहा है। ये बड़ी रेयर चीज है। शहजाद कुरैशी हमारे साथ हैं, वन ऑफ द थ्री सिस्टर्स। आमना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बताइए, हमने शहजाद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, मतलब कोच साथ नहीं होंगे तो हमने आप लोगों को आई होप कि ट्रेनिंग के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं किया हो। आपका क्या रूटीन है, कितने घंटे और किस टाइम की ट्रेनिंग होती है आपकी? जी, सुबह होती है। पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए। और सुबह होती है, कार्डियो की करवाते हैं 1-2 घंटा एक्सरसाइज। उसके बाद जो है शाम को हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसका फिर हम जो करते हैं 5-6 घंटे लगातार। 5-6 घंटे अच्छी। ये सुबह जो कार्डियो है वो तो सिर्फ कार्डियो में चला जाता होगा, तो ट्रेनिंग उसके बाद स्टार्ट होती है। शहजाद कुरैशी साहब, एक तो ज़बरदस्त आपका आइडिया एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपनी बच्चियों को ही मद्देनज़र रखते हुए इतना ज़बरदस्त ये सारा सिस्टम क्रिएट किया है। आई विल नॉट आस्क यू कि आइडिया कहाँ से आया, लेकिन ये डेडिकेशन कहाँ से आई और ये विल कि हम एक सोसाइटी से भी अलग हट के एक चीज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों का इस फील्ड में आना अभी भी मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इनको जो है मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। जो हमारी जो एक हेजिटेशन थी उसको ख़त्म करने में, टैलेंट को आगे लाने में आप लोगों का किरदार है। हम लोग तो अपनी ड्यूटी करेंगे। देखें, मेन जो आजकल सर्कमस्टेंसेस हम लोग फेस कर रहे हैं बच्चियों के और बच्चों के हवाले से, तो हमने पावर देनी है अपने बच्चों को, बजाय ये जो इवल थिंकिंग है इससे
हम पीछे हटें, हमने फॉरवर्ड लेके जाना है, बच्चों को इतना पावर में लेके आना है कि वो इस चीज़ों को जो है ना मेंटली हेल्थ उनकी इतनी ग्रोथ हो जाए कि वो हर चीज़ को लेके जो है ना आगे वो डील कर सकें। हमने फ़ाइट करनी है और आप लोगों ने हमने सोसाइटी में सारों को करना, तो हर एक की एक ड्यूटी है। मेरे ज़िम्मे एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। एज अ फादर मैंने उनको ट्रेन करना है अपनी लाइफ में। मेरी कोशिश है कि मैं अपने इर्द गिर्द और जिनको भी मैं ट्रेन कर सकता हूँ मैं करूँ, और स्पेशली मेरी बेटियों को, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है, उनका उतना ही पाकिस्तान है जितना कि आम दूसरों को, और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। बस तकलीफ़ इस चीज़ की आती है कि इनके लिए जो है ना फैसिलिटीज़ जो है ना नॉर्मल जो है ना लेवल पे होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पे ये इजी जो है ना वो काम कर सके। तो इसमें आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है, और शहजाद साहब, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर रिकग्नाइजिंग कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को एम्पावर करें, और आपने अपने घर से ही पहल कर ली, तो हैट्स ऑफ टू यू। सबसे पहले तो इस पे आपको लिटरली मुबारकबाद मिलनी चाहिए। अब बताएं कि क्या रियल चांसेस हैं कि आपकी जो बच्चियां हैं जिस तरह आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, इज़ दैट इनफ, या इसका कोई नेक्स्ट लेवल भी होता है, और रियल चांसेस कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के? जी बिल्कुल, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वो हो? जी बिल्कुल। इसके बाद देखें जी, ये पहला स्टेप होता है बच्चों की हेजिटेशन को ख़त्म करना, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब एक लड़के को दौड़ाएं और एक फ़ीमेल को दौड़ाएं तो लड़के की बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, वो मूव कर रहा होता है हाथों को, और लड़की नहीं करती। तो ये जब वो मूव करना शुरू करती है तो आप समझे कि फ़र्स्ट स्टेप जो है लेंगे, पहले फ़िज़िकल है, उसके बाद अवेयरनेस है कि क्रिकेट है क्या चीज़ है। क्रिकेट अवेयरनेस जो है माशाल्लाह इनकी गुड लक है कि मैंने थोड़ी सी क्रिकेट खेली भी है और साथ कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है, और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं बाहर के इंटरनेशनल, तो मैं शेयर भी करता रहा तो इंटरनेशनल कोचिंग से। अब इसके बाद इन्हें जो इनका नेक्स्ट लेवल है ना मैम, वो ये है कि इन्हें ग्राउंड में जो है ना एक्चुअल जो है वो मैच की प्रैक्टिस दीजिए, जिसके लिए मैंने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, PCB और इन सब से रिक्वेस्ट भी है, और मैंने किया भी है कि हमें मिले। इनके ट्रायल्स वगैरह भी आई होप कि आप करवाते होंगे, और ऑडिशंस वगैरह जहाँ जहाँ भी होते हैं आप इन्हें लेके जाते हो। आमना, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक तो अब्बू को शौक है, अब्बू ने कोचिंग का कोर्स भी किया हुआ है, खुद भी खेलते रहे हैं, लेकिन क्या वाकई तीनों बहनों को क्रिकेट खेलने का शौक है और क्रिकेटर बनने का शौक है, या अब्बू के प्यार में, कहीं कहीं अब्बू के प्यार में, या अब्बू के थोड़ा सा फोर्स करने पे या इंसिस्ट करने पे? लेकिन अब्बू ने इतनी मेहनत की हुई है, यू डोंट वांट टू लेट हिम डाउन आइदर, तो ये वो चल रहा है या फिर आपका अपना पैशन है? नहीं, वो भी फील होता है, लेकिन ये बात है कि ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, पापा को देख के और ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है, और ज़्यादा जो है वो दिल चाहता है कि नहीं हम भी इंटरनेशनल वो खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और ये बताएं कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ है। और तीनों बहनों में आपस में भी और भाई के साथ कंपटीशन होता है, आपस में भी कोई कंपटीशन की फ़ज़ा है आप लोगों में? नहीं, ज़ाहिर होता है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, और फिर जो जाहिर सी बात है हर कोई अलग-अलग अपनी चीज़ में परफेक्ट होता है, उसमें जो है वो उसकी किसी की बैटिंग अच्छी है, किसी की बॉलिंग अच्छी है, कोई जो है उस फील्डिंग अच्छी है। मैं बैट्समैन हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मुझे बैट्समैन, आप छक्के छुड़ाती होंगी मुझे लगता है सबके। जबरदस्त। आमना, ये जरूर बताएं कि आपकी रोल मॉडल कौन है? मतलब वी हैव अ वुमेन्स क्रिकेट टीम एज वेल फॉर अ व्हाइल व्हिच इज डूइंग वेल, और फिर हमारे वैसे नेशनल क्रिकेट टीम तो है ही, तो किसको लुक अप टू करती हैं आप? मैं शुरू से मेरी इंस्पिरेशन और जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ एलिस पेरी हैं, और फिर सना मीर हैं, और ये हैं, और मेल में जो है वो बाबर आजम हैं। बाबर आजम तो हम सब के फेवरेट हैं, सना मीर भी हम सब की फेवरेट हैं। अच्छा शहजाद साहब, अब आगे प्लान क्या है? ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि ये बच्चियाँ प्रोफेशनल क्रिकेट में आएँ, इसके लिए आपने कुछ सोचा है? किसी से जाके आप कह रहे थे कि आपने PCB वगैरह हुकाम से भी बात की है, व्हाट इज़ द प्लान? ज़ाहिर है डिफरेंट एज ग्रुप भी है इनका, तो अंडर 19, अंडर 15, किस तरह से आप लेके चलेंगे इनको आगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़हीम का, शाहिद असलम साहब का,
उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना ये पीसीबी के, आपको तो पता है, वेल नोन रिनोन पर्सन है, इनके साथ जो है मैं ये वीडियोस शेयर करता हूँ, वो मुझे गाइड करते रहते हैं कि इनको अब इस स्टेप पे, अब इस स्टेप पे। तो जैसे ही पीसीबी इनका फीमेल का जो है वो क्राइटेरिया कोई अनाउंस करेगी आफ्टर कोरोना सर्कमस्टेंसेस के, तो इंशाल्लाह ताला ये बचे जाएंगे। अभी मेरी एक बेटी जो है वो आज नहीं आ सकी, उसको वो बीमार हो गई, आयशा, वो क्लियर जस्ट 10 का उसने वो पास किया, उसका इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कनेड में उसका एडमिशन हो जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा। तो देखें ये जो चीज़ें हैं ना मैम, ये हम लोग जो है ना इन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं कि देखें आप लोगों की एक हेजिटेशन है जो हमने ख़त्म करनी है और हम लोगों ने प्रोवाइड करना है कि हर एक के ज़िम्मे एक काम है। मेरे ज़िम्मे ये है, आपने हमें एम्पावर करना है, मुझे करना है। मैंने आगे अपने जो है ना हमसाए, नेबर्स और जितने कुलीग्स हैं उनको वो लेके जो है ना आगे चलना है। इसमें फिर ऊपर का लेवल है, मेरे से ऊपर जो आएगा वो ज़ाहिर बात है पीसीबी है, पीसीबी प्रोवाइड करेगा, इन्हें बुलाएगा। और मेन चीज़ ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को जो है ना कम अज़ कम कोई स्पॉन्सर या कोई चीज़ ऐसी ज़रूर बेनिफिट मिलनी चाहिए, इनको नहीं, सबको, तमाम हमारे जो सबको, हमारे जो कॉर्पोरेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देख रहे हैं, जो क्लाइंटेल इस वक्त हमें देख रही है, आप लोग अपने इदारों से, ऑर्गेनाइजेशन से कहिए कि इन बच्चियों में बड़ा टैलेंट है, इन्हें स्पॉन्सर करें। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब। आमना शहजाद, आपका भी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। एंड कहना इज जस्ट से वन थिंग, ये जो चलन 3 बहनें हैं, बहुत से और भी हम ऐसे स्टोरीज आपके पास लाते हैं जहाँ स्पोर्ट्स जो है उसके साथ बच्चियाँ चल रही हैं। अगर वो कुछ ना भी बन सकें उस फील्ड में आगे जाके, तो ये एक्सपीरियंस भी उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो डिसिप्लिन सीखते हैं, वो जो इनका शहजाद साहब का भी ये कहना था, वो हेजिटेशन जो लड़कियों में झिझक जो होती है उसको दूर लेके जाना, कॉन्फिडेंस पैदा करना अपनी एबिलिटी में, मतलब आपको इतना इनरिच कर रही है कि आप इसके बाद स्पोर्ट्स ना भी करें, जिंदगी में जो भी करेंगे, देखा होगा कि हमारी अक्सर बच्चियां जो है वो स्लाउच करते हैं, यूं कंधे झुका के चल रही होती हैं, क्योंकि वो छुप रही होती हैं। उनको लोगों ने कहा होता है कि एडी लंबी कुड़ी, तो वो जो है ना, अगर भाई लंबी हो तो तुम लंबी हो, सो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि लड़कियों की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाता है। तो इस किस्म के जो वालिदैन हैं, वो एक ज़बरदस्त बात है कि वो एटलीस्ट बच्चियों को कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं ना कि तुम कर सकती हो इफ़ यू वांट टू, और उसके बाद तुम किसी भी फील्ड में जाओ तो ये क्वालिटीज़ जो है, डिसिप्लिन जो है, ये साथ ले। बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आपने देखा है कि लड़कियां ज़रा शाय होकर भागती हैं, जब वो शाइनेस खत्म हो जाती है ना, आप डट के भागेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आप में नजर आ जाता है। पर टेंशन हो रही है अभी से सुन के, क्योंकि आपको पता है गैस के इशूज़ हमें तो अभी से फेस करना पड़ रहे हैं। तो इस बार सर्दियों के लिए जी तैयार हो जाएं आप लोग, क्योंकि इस बार सर्दियों में गैस के बड़े बहरान का सामना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी, जो कि कुछ अरसे से एक्चुअली स्टार्ट तो हुई है, पिछले कुछ सालों से। आवाम को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपको एक्चुअली सुना देते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा। अब गैस की सर्कुलर डेट बढ़ रही है, इवेंचुअली जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोविंशियल इंटरेस्ट भी फंस जाएंगे बीच में। ये गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। वफाकी हुकूमत के ख्याल में गैस पैदा करने वाले सूबों को तरजीह देने वाली आइन की दफ़ा 158 अब काबिल अमल नहीं रही। तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक राय से नया मामला तय करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना है कि गैस की सप्लाई में इजाफे के लिए सबको काम करना होगा। ज़राए के मुताबिक सुई सर्दन के निज़ाम में गैस कमी का हजम 100 से बढ़कर 150 मिलियन मक्का फुट तक पहुँच गया है। सुई नर्दन ने भी खबरदार कर दिया है कि आने वाली सर्दियों में सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस मिलेगी। सो वी ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने वार्निंग दे दी है कि इस बार सर्दियों में गैस का मसला जो है वो आ सकता है, तो वार्निंग है तो डेफिनेटली आ ही रहा होगा, लेकिन ऐसा मसला कि गैस सिर्फ खाना पकाने के औकात में मिलेगी, ये तो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी, और ये बहुत से इंतज़ामी मामलात जो हैं इसमें देखने पड़ेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। क्या ऐसा हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा होगा? देखिए जी, वज़ीर आज़म का कह देना कि अभी आने वाले सर्दियों के मौसम में गैस की किल्लत का सामना होगा, ये एक वार्निंग है उन तमाम इदारों के लिए जिन्होंने प्लानिंग करनी है, और ख़ासकर जो अल्टरनेट है हमारे पास LNG या जो दीगर आपकी लिक्विड गैस है वो, ताकि उसका बंदोबस्त हो जाए, ताकि इदारे जो ज़िम्मेदार हैं
अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है या अवेलेबल करनी है तो उसके लिए प्लानिंग की जाए। इसको इंतज़ामी आगाही समझ सकते हैं कि वक्त से पहले ही अलर्ट किया जा रहा है। मुझे तो नहीं पता कि इसको आप इंतज़ामी नाकामी कैसे कहते हैं कि वक्त से पहले अगर चीफ़ एग्जीक्यूटिव इदारों को वार्न कर दे कि जी ये मामला हो सकता है, इसके लिए आप पहले से पेशबंदी कर लें। अच्छा अब्बास साहब, घरों में खाना बनाने के लिए कोई फ़िक्स औकात तो ज़ाहिर नहीं होते। कोई शख्स सुबह काम पे जाता है, कोई नहीं काम पे जाता, कोई 6 बजे उठ के खाना बनाता है, कोई दोपहर 12 बजे बना रहा होता है। हर शख्स की अपनी रूटीन होती है। बच्चे हों तो चूल्हा कभी भी ऑन करना पड़ सकता है, दूध गर्म करने के लिए हर वक्त गैस चाहिए होती है। ये टाइम टेबल कैसे बनेगा कि जी इस टाइम ही खाना पकाना है आपने और इसके बाद खाना नहीं, या फिर कोई हेल्पलाइन होगी जिस पे कॉल होगा, जी अब हम खाना पकाने लगे हैं, गैस दे दीजिए? ये बड़ा आपका रेलेवेंट सवाल है कि अगर गैस की शॉर्टेज होती है तो एकदम से जब सर्दी बढ़ती है तो आपको पता है गीज़र चलना शुरू हो जाते हैं, आपको पता है हीटर चलना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है गैस का। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को गैस के हवाले से बहुत सारी सब्सिडीज़ भी दी हुई हैं। तो आपके पास ये जो CNG वाला भी सिलसिला सारा चलता है, तो उस हवाले से ये अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि ताकि जो आपका घरेलू आपका कंज्यूमर है उसको ये तकलीफ़ ना हो। बिल्कुल सही सवाल है और मेरा ख़्याल है जो रेलेवेंट इदारे हैं उनने इसको प्लान करना है कि आपकी जो सिलेंडर वाली गैस है उसका भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, ताकि खुदा न खास्ता एंड सर्दी में जब बहुत लोड बढ़ता है, सर्दी ज़्यादा होती है और ख़ासकर हमारे इस इलाके में और नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सर्दी होती है, तो ताकि उसका बंदोबस्त किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये इसीलिए कहा गया ताकि हम वक्त से पहले अच्छी प्लानिंग कर लें। मुझे तो खौफ आ रहा है प्लानिंग तो बहुत शुक्रिया भाई साहब, लेकिन आई वंडर कि इसकी क्या प्लानिंग हो सकती है कि किस तरह से लोगों को औकात में महदूद किया जाएगा। मतलब एक तो वो सर्दी के वक्त जो गैस तो वैसे ही घरों में चाहिए होती है घर को गर्म रखने के लिए, और उसके बाद फिर वो खाना पकाने तक की, मतलब बात यह है कि वज़ीर आज़म का ये कह देना कि खाना पकाना ही शायद हो सकेगा, दैट मेक्स यू थिंक कि ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ कमी आने वाली है गैस की, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अब हमारी वो सहूलियतें भी ज़रा सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पंजाब में आप नहीं सर्वाइव कर सकते बगैर गैस का हीटर चलाए, तो और वो अच्छी बात भी नहीं है। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी आप इस तरह जला जला के घर गर्म कर रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया में सेंट्रली हीटेड होते हैं घर, और वो गर्म पानी पूरे घर में होते हैं, हाँ पूरे घर में गर्म पानी दीवारों में और सारे में चल रहा होता है। लेकिन आपको पता है वो बॉयलर्स इलेक्ट्रिक बॉयलर्स होते हैं, तो बिजली का तो ये सिचुएशन है। मतलब एक चीज दे दें प्लीज, तो लिहाजा या तो बिजली दे दें और सस्ती दे दें, या फिर गैस दे दें, मतलब कुछ तो करें ना, ये हर चीज़ तो ख़त्म नहीं हो सकती। क्विकली आपको बताना है कि पाकिस्तान में कोरोना वबा से बचाव की वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। नताइज मुस्बत आए तो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, दुनिया भर के लिए खुशखबरी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद में बताया कि मुल्क में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे फेज का चीन के ताउन से आगाज़ किया गया है। इस मरहले में 10 से 8 हज़ार अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल होगा और हुमाइज़ अप फॉर इट एज वेल। एब्सोल्युटली। वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स बराए कोविड डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़रा ने बताया है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज़ के ट्रायल जो हैं वो किए जा रहे हैं। 4 से 6 हफ्ते में नताइज आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि नताइज मुस्बत आने का इम्कान है? प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे इम्कान हैं कि मुस्बत नताइज आएँ, क्योंकि जो फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू हो रहे हैं, इनमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो हैं ये चाइना में मुकम्मल हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे थे। तो इस वजह से उम्मीद है कि फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी कामयाब होंगे और इसके नतीजे में ये वैक्सीन जो है ये बड़े पैमाने पे फिर तैयार हो पाएगी और पाकिस्तान में भी फिर मुहैया हो सकेगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ये वैक्सीन ट्रायल तो चीन की मदद से कर रहा है, लेकिन कोरोना के इब्तदाई दिनों में ये भी दावा सामने आया था कि पाकिस्तान खुद भी अपनी वैक्सीन तैयार करेगा। उस फ्रंट पर कुछ पेशरफ्त? पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वैक्सीन बनाने का। हम जानवरों की वैक्सीन तो बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन वैक्सीन्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना वो ख़ास लेबॉरेटरी जो चाहिए होती हैं जिनमें जो रिकग्नाइज हों, बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पे लेबॉरेटरीज़ बनी हुई हों, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त हो, वो लेबॉरेटरीज़ भी नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इसमें बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान यहाँ पे
इंसानों की वैक्सीन तैयार करे, उसके लिए लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ तैयार करनी होंगी जहां मैन्युफैक्चरिंग हो सके। उसके लिए कई साल लगेंगे। पाकिस्तान का पहला वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी में तैयार हो गया है और वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहीं पे इसकी सारी टेस्टिंग भी होती है और जेनेटिक स्ट्रक्चर वगैरह भी देखा गया है, लेकिन वो लेबॉरेटरी लेवल पर है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बड़े पैमाने के ऊपर फैसिलिटी चाहिए होती हैं जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी हों। उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है और अभी तक किसी कंपनी ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करी कि वैक्सीन हम बना सकें। लेकिन उम्मीद है कि जब एक दफ़ा एक वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो जाते हैं तो चाइना की मदद से हम आइंदा मुस्तक़बिल में हम यहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के काबिल हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ताउर रहमान हमारे साथ थे। गुड लक फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। जबरदस्त हो कि इस किस्म की अच्छी खुशखबरी हो पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की तरफ से ही। अच्छा, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। हमने आपको ये बताना है कि लाहौर कलंदर से राना आतिफ साहब ने हमसे रब्ता किया और शहजाद कुरैशी साहब आपको दावत दी है आपकी बेटियों के साथ, आपके बच्चों के साथ, कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में कायम, लाहौर कलंदर की तरफ से वो आपको इंडक्ट करेंगे, आपकी तीनों बेटियों को वो आपको ट्रेन करेंगे, वो इन बच्चियों को बाहर ट्रेनिंग्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए भेजेंगे और दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी बात हो रही थी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इन बच्चियों को मिल सकती हैं। देखिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, बात करें, एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर सो एनकरेजिंग। बस समझे कि हमें एक नेटवर्कर समझे कि बस शहजाद कुरैशी साहब, हमारी टीम आपको लाहौर कलंदर से राब्ता करा देगी एंड इंशाल्लाह गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स इन द जर्नी टू कम। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।